आज मैं मुद्रा का अर्थ, मुद्रा की परिभाषा, उसका कार्य और उसके महत्व के बारे में बताऊंगी। तो मुद्रा से तात्पर्य ऐसी वस्तु से है जिसे एक विस्तृत क्षेत्र में विनिमय के माध्यम, मूल्य मापन, मूल्य संचय और मूल्य हस्तांतरण के साधन के रूप में समान स्वीकृति प्राप्त हो, जो सभी प्रकार के दायित्वों का निपटारा आसानी से कर दे। यानी आर्थिक क्रियाओं को पूरी तरह से संचालित, अग्रसारित और सरल बनाने के लिए मुद्रा का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। और अंग्रेज़ी भाषा का शब्द मनी लैटिन भाषा के शब्द मोनेटा से बना है और विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की परिभाषा इस प्रकार से दी है। मार्शल ने कहा कि मुद्रा में वो सारी वस्तुएं शामिल होती हैं जो किसी समय अथवा स्थान में बिना संदेह, बिना जांच पड़ताल के वस्तु और सेवा को खरीदने और खर्च को चुकाने का साधन के रूप में प्रचलित होती है। कीन्स ने कहा कि मुद्रा वो है जिसे देकर ऋण और कीमत का भुगतान किया जाता है, जिसके रूप में समान क्रय शक्ति का संचय भी किया जाता है। रॉबर्टसन ने कहा कि मुद्रा वो वस्तु है जिसे विस्तृत क्षेत्र में दायित्वों के भुगतान के रूप में स्वीकार किया जाता है। सेलिगमैन ये कहते हैं कि मुद्रा वो वस्तु है जिसे समान स्वीकृति प्राप्त हो, यानी पूरी तरह से इसे एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए। जनता का मुद्रा पर पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए और मुद्रा जो है वो आर्थिक क्रियाओं को आसानी से आगे बढ़ाने में मदद करती है। तो मुद्रा के संबंध में हम ये कहें कि मुद्रा ऐसी वस्तु है जिसे विस्तृत रूप में विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, ऋण के अंतिम भुगतान और मूल्य के संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र और सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है। जब हम फंक्शंस ऑफ मनी देखते हैं तो इसका पहला फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज का। वर्तमान युग में जितना भी लेन देन है आर्थिक विकास का युग है और इस युग में जितना भी भुगतान होता है वो सारा पेमेंट जो है वो मुद्रा पर ही आधारित होता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि समाज के सभी क्रेता विक्रेता, उपभोक्ता, व्यापारी और सेवक और मालिक के बीच मुद्रा ही एक ऐसी कड़ी है जो प्रत्येक वर्ग को प्रतिफल दिलाने में सहायक होती है और ये मेजर ऑफ वैल्यू के रूप में काम करता है। यानी कोई भी दूसरा काम इसका बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वस्तु और सेवा का मूल्य मापन अगर हमें करना है, जिस तरह से हम भौतिक वस्तु की माप करते हैं नाप तौल के द्वारा, चौड़ाई उसकी लंबाई देखते हैं, मीटर के द्वारा करते हैं या लीटर के द्वारा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से मूल्य के मापक के रूप में मुद्रा काम करता है वस्तु और सेवा का। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि सारा क्रय विक्रय का जो मैनेजमेंट है उसका आधार करेंसी है, यानी मुद्रा है। मूल्य मापक का काम वो करता है। जैसे एक ग्राहक उस समय तक वस्तु को नहीं खरीदना चाहेगा जब तक कि वो उसका दाम नहीं जानता है। यानी मूल्य के मुद्रा के आधार पर उसे इस बात की जानकारी होती है कि किसी भी वस्तु का मूल्य कितना है और उसका पेमेंट करके वो अपने सेटिस्फैक्शन को, अपनी आवश्यकता को पूरा करता है। तो मूल्य मापन के रूप में मुद्रा का काम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सारा सेल और परचेज मैनेजमेंट जो है उसका आधार मुद्रा ही है। मुद्रा जो है आज का सारा आर्थिक ढांचा साख पर आधारित है, यानी क्रेडिट पर आधारित है। साख अथवा उधार मुद्रा के रूप में ये दिया जाता है। उधार देते समय ब्याज की दर का भी पूरी तरह से उसे डिटरमिन कर लिया जाता है। तो ये सारा डिटर्मिनेशन का आधार मुद्रा ही होती है और ऐसी हालत में हर एक ऋणदाता और ऋणी इस बात को अच्छे तरीके से जानता है कि हमें कितनी रकम मुद्रा के रूप में किस वक्त ब्याज की शक्ल में चुकानी है। तो इस प्रकार से भावी भुगतान का उचित आधार तभी रह सकेगा जबकि मुद्रा के मूल्य में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आएगा, यानी मुद्रा के मूल्य में स्थिरता भी रहना बहुत ज़रूरी है। तो मूल्य का संचय का साधन यानी स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में भी ये काम करता है। हम ये जानते हैं कि मनुष्य जितना पैसा कमाता है वो सारा का सारा पैसा खर्च नहीं करता। अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा भविष्य में आने वाले आकस्मिक घटनाओं से बचने के लिए या अन्य आवश्यकता को पूरा करने के लिए मुद्रा के आधार पर ही अपने पास संचय करता है।
तो स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में भी मुद्रा का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन अगर मुद्रा का मूल्य गिरने लगे तो ऐसी हालत में लोग क्या करेंगे? अपनी बचत को सोना के रूप में, भूमि और अन्य संपत्ति के रूप में रखना पसंद करेंगे। तो मुद्रा का काम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में, मेजर ऑफ वैल्यू के रूप में, और स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट के रूप में, और स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में। लेकिन मुद्रा विनिमय का माध्यम है और इसका मुख्य कारण है कि मुद्रा मूल्य हस्तांतरण का सर्वोत्तम साधन बन गई है। यानी एक एग्जाम्पल यहाँ पर देना चाहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति जयपुर छोड़कर आगरा बसना चाहता है तो जयपुर में उसका जो मकान है उस मकान को वो बेचकर मनी प्राप्त करेगा, कैश प्राप्त करेगा, और उस मनी से जयपुर में वो यानी वो व्यक्ति जो है दूसरी जगह मकान खरीद सकता है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू के रूप में भी मुद्रा का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, हम जानते हैं कि राष्ट्रीय आय की प्राप्ति उत्पादन के सारे साधनों के सहयोग से ही होती है, और उत्पादन के सारे साधनों को पुरस्कार मिलना, प्रतिफल मिलना, उसका अवार्ड मिलना ज़रूरी है। तो ऐसी हालत में प्रत्येक वर्ग को उसके योगदान के अनुपात में भुगतान भी मुद्रा ही के आधार पर दिया जाता है। यानी मुद्रा का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। प्रोमोट्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, यानी मुद्रा क्या करती है कि यानी कैपिटल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है। मुद्रा के द्वारा ही पूंजी को ऐसे विनियोग में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं जहां उसकी प्रोडक्टिविटी तुलनात्मक रूप से, कंपैरेटिव रूप से ज़्यादा हो। इससे पूंजी की गतिशीलता भी बढ़ती है, उसकी उत्पादकता भी बढ़ती है। और बेसिस ऑफ क्रेडिट है, बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं या अन्य व्यवसाय में साख के आधार पर ही ये सारा व्यवसाय चलता है, वित्तीय संस्था। और साख का सृजन बैंक में जमा राशि के आधार पर किया जाता है, ये हम सभी जानते हैं, जो मुद्रा के रूप में ही होती है। तो जमा राशि के कारण ही ग्राहकों का बैंक में विश्वास भी बना रहेगा। तो ये इन सारी चीज़ों के लिए मुद्रा का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मुद्रा संपत्ति को तरल रूप प्रदान करती है। जैसे कि मान लीजिए कि भूमि, मकान, मशीन, अगर हम इसको बेचते हैं तो इसके बदले हमें मुद्रा प्राप्त होती है, यानी कैश प्राप्त होता है। और कैश से अधिकतम लाभ वाले स्थानों में यानी केंद्र और व्यवसाय में हम इसे आसानी से भेज सकते हैं और अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो ये सारा फ़ायदा मुद्रा से है कि हम प्रोमोट्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल का एम, और बेसिस ऑफ क्रेडिट का एम, लिक्विडिटी ऑफ प्रॉपर्टी का लक्ष्य, यानी इन सारे लक्ष्यों को, इन सारे उद्देश्यों को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुद्रा का इम्पोर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाता है कि मुद्रा ही एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था स्थापित हुई। और क्योंकि बड़े कारखानों में जितना माल उत्पन्न होता है वो सारा मुद्रा के बदले में तत्काल बिक जाता है, और प्राप्त हुई मुद्रा से फिर कच्चा माल खरीदा जाता है और इसे नया माल बनाया जाता है। इस प्रकार मुद्रा के माध्यम से पूंजी का कई बार टर्न ओवर किया जा सकता है। यानी मुद्रा ही के आधार पर हम बेसिस ऑफ मॉडर्न मार्केट इकोनॉमी को डेवलप्ड कर सकते हैं। और आधुनिक व्यवसाय का सारा ढांचा साख पर आधारित है। बैंकिंग संस्थाएं, व्यापार, उद्योग को पूंजी उधार देकर आर्थिक तंत्र की जड़ों को हम मजबूत कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को हम बढ़ावा दे सकते हैं। और मुद्रा एक तरल संपत्ति है जिसे बैंक में सुरक्षित जमा रखा जा सकता है और ब्याज भी कमाया जा सकता है। मुद्रा में बचत करने के कारण लोगों का संबंध बैंक जैसी महत्वपूर्ण संस्था से हो जाता है, जिसे के माध्यम से वे किसी भी व्यक्ति को कहीं भी भुगतान कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा यानी मदद है, बहुत बड़ा सहयोग है जो कि हम मुद्रा के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। और इंडेक्स ऑफ ग्रोथ, यानी कौन देश कितना डेवलप्ड है, उसकी इकोनॉमी में मुद्रा का कितनी मजबूत है, इसकी जानकारी भी हमें मुद्रा के माध्यम से ही होती है। अगर किसी इकोनॉमी की करेंसी का वैल्यू दिन ब दिन गिरता जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो इकोनॉमी कल कमज़ोर होता जा रहा है।
अगर किसी इकोनॉमी की करेंसी मजबूत है तो इसका मतलब है कि वो देश इकोनॉमिकली मजबूत है। और मोबिलिटी ऑफ कैपिटल को बढ़ाने के लिए भी मुद्रा का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि वस्तु विनिमय का जो सिस्टम था, बार्टर सिस्टम था, और इसमें जितनी परेशानियां आती थीं उन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए भी मुद्रा का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि मुद्रा ने मनुष्य को वस्तु विनिमय की कठिनाइयों से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। एक बहुत बड़ा यानी उपलब्धि है मुद्रा के माध्यम से। और सामाजिक कल्याण का ये सूचक भी है। राष्ट्रीय आय हमारी बढ़ रही है या घट रही है, आर्थिक विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, जनता का कल्याण हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी इन सारी बातों की जानकारी हमें मुद्रा से ही होती है। तो आर्थिक क्रियाओं में उपभोग का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। मनुष्य जिस वस्तु का उपभोग करना चाहता है उसको वो खरीदता है और अपनी आवश्यकता को पूरा करता है। इसमें मुद्रा का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उत्पादन के क्षेत्र में भी मुद्रा का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि उत्पादन जो है वो उत्पादन के एक साधन से नहीं होता बल्कि कई साधनों के सहयोग से होता है। और मुद्रा के आधार पर ही उन सारे साधनों के सहयोग के बदले में उन सारे साधनों को प्रतिफल दिया जाता है। यानी विनिमय के क्षेत्र में भी माल की उत्पत्ति के बाद उसका विक्रय करना ज़रूरी है, और मुद्रा प्रत्येक वस्तु की लागत का अनुमान लगाने में सहायक होती है, और लागत के आधार पर ही वस्तु का मूल्य निर्धारित किया जाता है। यानी कितना कॉस्ट है, कॉस्ट के आधार पर ही कीमत का डिटर्मिनेशन होगा, और कीमत के डिटर्मिनेशन में मुद्रा का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वितरण के क्षेत्र में भी मुद्रा का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी उत्पादन करने के बाद भूमि का लगान, पूंजी का ब्याज, मजदूर की मजदूरी, ये साहसी का लाभ का निर्धारण भी हम मुद्रा के आधार पर ही करते हैं। और एक वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्यों के स्थान के साथ ही साथ हम देखते हैं कि राज्य की आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। सरकार उचित कर का निर्धारण करे और पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेप्ट की पॉलिसी ऐसी बनाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता का कल्याण हो। किंतु मुद्रा के अभाव में पब्लिक एक्सपेंडिचर और आय की क्रियाएं संचालित नहीं की जा सकती। अगर होती भी नहीं हो सकती है तो इन सारी बातों के लिए भी मुद्रा का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मुद्रा वो धुरी है, यानी वो पॉइंट है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, आर्थिक क्रियाएं चक्कर लगाती हैं। तो मुद्रा का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से आर्थिक क्रियाएं आसानी से आगे की तरफ बढ़ सकती हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है कि मुद्रा और हमारी ज़िंदगी, हमारा जो इकोनॉमिक लाइफ है, उसमें मुद्रा का क्या इम्पोर्टेंस है। तो वर्तमान युग में मुद्रा समस्त आर्थिक क्रियाओं की प्रेरणा स्रोत, आर्थिक जीवन का आधार है। मार्शल ने यह कहा था कि मुद्रा वो धुरी है जिस पर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। मुद्रा आर्थिक मशीन को चिकनाहट प्रदान करने वाली शक्ति है। यानी ऐसी हालत में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है। मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित और उनको पूरा करने के लिए उसके पास जो साधन है वो सीमित होते हैं। वे साधन सीमित ही नहीं बल्कि इसके विभिन्न वैकल्पिक उपयोग भी होते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति चॉइस और निर्णय के आधार पर इस बात का डिटर्मिनेशन यानी डिटरमिन्ड करता है इस बात को कि कौन सी आवश्यकता पहले और कौन सी आवश्यकता को बाद में पूरा किया जाए। इस चुनाव करने की क्रिया को ही रॉबिन्स ने कहा था एक यानी आर्थिक समस्या कहा था। और इस तरह का चुनाव अथवा निर्णय मुद्रा के माध्यम से निर्धारित की गई कीमत के द्वारा ही किया जा सकता है। और ये निर्णय न केवल वर्तमान से बल्कि भविष्य से भी घनिष्ठ संबंध रखता है, और इसी के आधार पर समाज में उत्पादन, उपभोग, रोजगार, आय का निर्धारण होता है। यानी लोग चॉइस करते हैं, चुनते हैं कि किस आवश्यकता को हम पहले पूरा करें, किस आवश्यकता को हम बाद में पूरा करें, और यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जिसे रॉबिन्स ने बताया। और इसी आधार पर उत्पादन, उपभोग, आय और रोजगार का डिटर्मिनेशन होगा। तो इस संबंध में रॉबर्टसन
यानी ने कहा कि मौद्रिक अर्थव्यवस्था समाज को यह पता लगाने में सहायता प्रदान करता है कि लोग क्या चाहते हैं और कितनी मात्रा में चाहते हैं। इस तरह मुद्रा हमें इस महत्वपूर्ण तथ्य को ज्ञात करने में सहायता प्रदान करती है कि समाज को किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन करना चाहिए ताकि सीमित उत्पादन शक्ति का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके। और यह समाज के प्रत्येक सदस्य को ये विश्वास दिलाती है कि रोजगार के जो साधन उपलब्ध हैं उनके द्वारा उसको अधिकतम उपभोग और भौतिक सुख प्राप्त हो सकेगा और ये उसे किराए की मोटर गाड़ी पर आवश्यकता से अधिक यात्रा ना करने और इसके बदले में चार्ली चैपलिन के हंसमुख चेहरे को देखने का अवसर प्रदान करती है। यानी कहने का मतलब है कि मुद्रा समाज में व्यक्ति की सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं को क्रय करने के हेतु इस तरह का वितरण संभव बनाती है कि उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। ऐसा तब होगा जब विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय की गई मुद्रा की सीमांत उपयोगिता समान हो, यानी मुद्रा से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता समान हो, तभी उपभोक्ता को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त होगा और इस मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को प्राप्त करने का आधार मुद्रा ही है। और प्रत्येक आर्थिक कार्य, वस्तु अथवा घटना को मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सकता है। राष्ट्रीय आय किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय और इसी तरह से आर्थिक प्रगति को भी हम मुद्रा के द्वारा ही माप सकते हैं। यानी कौन देश कितना डेवलप्ड है इसकी जानकारी मुद्रा के आधार पर की जा सकती है। मुद्रा आर्थिक प्रगति में सहायता देने के साथ साथ आर्थिक जीवन को भी रेगुलेट करती है। सच्चाई तो यह है कि अगर मुद्रा ना होती तो अर्थव्यवस्थाएं आर्थिक विकास के उस शिखर पर ना पहुंचती जिस पर वर्तमान में वो पहुंची हैं। इस संबंध में पीगू ने यह कहा है कि आधुनिक युग में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है। मार्शल ने मौद्रिक अर्थव्यवस्था के इतिहास को मानव सभ्यता के इतिहास से जोड़ दिया है। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए और आर्थिक विकास की गति को पहचानने के लिए, आर्थिक विकास में जो संकटें आती हैं, जो परेशानियां आती हैं, उसको जानने के लिए और आर्थिक विकास को यानी उस शिखर पर पहुंचाने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए मुद्रा का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो आर्थिक प्रणाली चाहे वो पूंजीवादी हो, समाजवादी हो या नियोजित हो, मुद्रा का महत्व प्रत्येक आर्थिक प्रणाली के लिए है, क्योंकि इकोनॉमिक में यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मुद्रा का इम्पोर्टेंस सही मायने में बहुत ही ज़्यादा है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सभी वर्गों की आर्थिक क्रियाएं उनके निजी हितों से ही प्रभावित होती हैं। हम इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं। तो उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, उत्पादक भी अपनी आमदनी को, अपने लाभ को मैक्सिमम करना चाहता है। तो इस तरह उत्पादन के साधन अधिकतम पुरस्कार प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं और इस तरह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता उत्पादक और साधन के स्वामी और अपनी आर्थिक क्रियाओं के संचालन में पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं और इन सारी बातों को यानी मुद्रा के आधार पर ही इस बात की जानकारी हो सकती है। तो हैबरलर ने यानी इस संबंध में विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपना विचार प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पर हमें देखते हैं कि वास्तव में उद्योग और व्यवसाय के क्षेत्र में जिस तेज़ी से स्पेशलाइजेशन बढ़ा है उस तेज़ी से पूंजी के लिए मुद्रा की मांग तो बढ़ी है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजी और मुद्रा का आपसी संबंध इसलिए भी अधिक है कि पूंजी का संग्रह मुद्रा के माध्यम से होता है और आर्थिक सत्ता का जो केंद्रीकरण है वो भी मुद्रा और पूंजी के परस्पर संबंध के कारण ही संभव हुआ है। इस प्रकार पूंजीवादी व्यवस्था में मुद्रा धन कमाने, संग्रह करने, व्यापार और उद्योग का आकार बढ़ाने का साधन बन जाती है। तो मुद्रा का जन्म और विकास क्या हुआ है? विकास ही फ्री इकोनॉमी में हुआ है, जहाँ की लेन देन, क्रय विक्रय, उत्पादन, उपभोग, विनिमय पूरी तरह से क्या होता है? फ्री होता है। और पूंजी व्यवस्था के आधार स्तंभ हैं पूंजी, बड़े पैमाने की इंडस्ट्री, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, मोनोपोलीज, बैंक और बीमा कंपनी, जिन्हें अधिक सबल और शक्तिशाली मुद्रा ने ही बनाया है।
यानी मुद्रा का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। उसी तरह से हम ये देखते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था आर्थिक प्रणाली का वो रूप है जिसमें उत्पत्ति के भौतिक साधनों पर समाज और राज्य का स्वामित्व होता है, और इस प्रणाली में उत्पादन की मात्रा, उसकी क्वालिटी, मजदूरी की दर, वितरण प्रणाली तथा वस्तुओं की कीमत आदि जितनी भी हैं वो राज्य द्वारा नियंत्रित होती हैं, और फ्री मार्केट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्वतंत्र मांग और पूर्ति के प्रभावों से कीमत डिटरमिन किए जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की ये पॉलिसी नहीं अपनाई जाती, और इस व्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं का लक्ष्य लाभ कमाना नहीं बल्कि देश का विकास करना होता है। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि समाजवाद में भी मुद्रा बहुत ही ज़रूरी है। आज भी हम देख रहे हैं कि जितना भी समाजवादी देश है उन सारे देशों में बड़े पैमाने पर मुद्रा ही वस्तुओं के विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक और मूल्य का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है। उत्पादन केवल उन्हीं वस्तुओं का तथा उतनी ही मात्रा में किया जाता है जिन्हें सरकार चाहती है। अभी कुछ वर्ष पहले ही हमने ये देखा था कि सोवियत रशिया में स्वर्ण में परिवर्तनशील घोषित कर इसे यानी इस तथ्य को पूरी तरह से सत्य साबित किया गया था। तो हम ये देखते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा को मिटा देना असंभव है, क्योंकि डिफ़िकल्टी अगर ऐसा होता है तो भुगतान में कठिनाई आएगी, भ्रष्टाचार का भय होगा, और भ्रष्टाचार का भय होने के अलावा विदेशी व्यापार में कठिनाई आएगी, और समाजवादी व्यवस्था में बड़े पैमाने के उत्पादन को अर्थतंत्र का आधार माना गया है, और वहाँ भी कैपिटल फॉर्मेशन की आवश्यकता महसूस की जाती है। और ऐसी स्थिति में बचत और कैपिटल फॉर्मेशन का मुद्रा क्या करती है, सरल साधन है, और इसी के माध्यम से हम कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ा करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं, बचत बढ़ाकर कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ाकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। और नियोजित अर्थव्यवस्था में तो मुद्रा का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि प्लान्ड इकोनॉमी में मुद्रा के माध्यम से ही बड़े पैमाने पर इकोनॉमी में जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाया जाता है, जैसे उद्योग का विकास करना, व्यापार का विकास करना, और साथ ही आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाने के लिए सारे क्षेत्रों का विकास करना, बैलेंस्ड ग्रोथ करना, इसके लिए भी मुद्रा का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है।